नमस्कार, शाम के प्राइम टाइम के फर्स्ट न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज खबरों में आपको दिखाएंगे बाढ़ में कैसे आगरा में एक गांव पूरी तरह से डूब गया। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। 4 का फायर में ये भी हम आपको दिखाएंगे कि प्रयागराज में गंगा की उफनती लहरें गलियों में कैसे मगरमच्छ को लेकर आ गई। और इसके साथ ही आपको और भी बहुत कुछ इस बुलेटिन में हम दिखाने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आज आपको दिखाएंगे कि रूस और यूक्रेन की जंग अलग लेवल पर कैसे पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। 4 का फायर में पॉलिटिकल और क्राइम से जुड़ी हुई भी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं 50 अपडेटेड हेडलाइंस के साथ। सोनाली फोगाट केस में आरोपियों को पुलिस रिमांड। गोवा की मापुसा कोर्ट ने सुधीर सांगवान सुखविंदर को 10 दिन की हिरासत में भेजा। सोनाली फोगाट मौत मामले में गोवा पुलिस ने 2 केस दर्ज किए। सांगवान सुखविंदर पर हत्या का केस, ड्रग्स मामले में कर्लीज के मालिक और पेडलर के खिलाफ केस दर्ज। सोनाली फोगाट मामले में अब तक 20 से 35 लोगों से पूछताछ। गोवा पुलिस ने कर्लीज क्लब, लियोने रिजॉर्ट, ड्राइवर और अस्पताल स्टाफ से सवाल जवाब किए। फोगाट मर्डर केस पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान, कहा पुलिस की जांच जारी है, आरोपियों को सजा जरूर मिलेगी। सोनाली फोगाट की मौत मामले में गोवा पुलिस ने ड्रग एक्ट के तहत गिरफ्तारी की। कर्लीज क्लब के मालिक और साथ ही एक ड्रग पेडलर समेत 4 गिरफ्तार। गोवा के कर्लीज क्लब के लेडीज वॉशरूम को सील किया गया। सोनाली फोगाट के साथ 2.5 घंटे तक वॉशरूम में था आरोपी। सोनाली फोगाट की मौत पर बड़ा खुलासा, आरोपियों ने ड्रग्स देने की बात कबूली है, सूत्रों से जानकारी। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपियों का खुलासा, सोनाली फोगाट को भारी मात्रा में पिलाई गई ड्रग्स। सीसीटीवी वीडियो में दिखी आरोपी सुधीर की तस्वीर, सूत्रों से खबर है। सूत्रों के मुताबिक सोनाली फोगाट को 1.5 ग्राम एमडीएमए दी गई। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों का खुलासा। गोवा डीजीपी ने नवभारत से बात की, कहा शुरू में शव को देखने पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे हत्या का शक हो। सोनाली को ड्रग्स की ज्यादा डोज दिए जाने का शक है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर आनंद शर्मा का बयान, कहा आजाद के फैसले ने मुझे चौंका दिया। आजाद के इस्तीफे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा कांग्रेस आज मुसीबत में है, लड़ाई के समय युद्ध से भागना पार्टी को धोखा देना है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर हरीश रावत का बयान, कहा बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे आजाद, कांग्रेस उन्हें एक छोटे से गांव से राजनीति में लाई थी। दिग्विजय सिंह ने गुलाम नबी आजाद पर कहा, कांग्रेस ने संगठन और सरकार में कई पदों से नवाजा, उनके पार्टी छोड़ने पर दुख है। गुलाम नबी आजाद को लेकर बोले सचिन पायलट, कहा जिस समय उनकी पार्टी को जरूरत थी उस समय पार्टी को छोड़ना बेहद गलत। जम्मू कश्मीर के पूर्व एमएलए अमीन भट्ट का बयान, बोले हमारे नेता को सम्मान नहीं मिला, हम सेक्युलर पार्टी बनाएंगे और आजाद को जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बड़ा बयान, बोले धैर्य की परीक्षा ना ले कोई, मैंने कांग्रेस को 42 साल दिए, कांग्रेस में किसी को कुछ खैरात में नहीं मिला है। मनीष तिवारी बोले हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हम कांग्रेस के किराएदार नहीं सदस्य हैं, आप हमें बाहर निकालेंगे तो देखा जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट के जरिए केंद्र पर साधा निशाना, लिखा जीएसटी से केंद्र को सालाना 75,000 करोड़ का फायदा होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र सरकार पर हमला, का आदिवासी को वनवासी कहने वाले लोग हमें क्या डराएंगे, हम आदिवासी हैं, हमारे डीएनए में डर और भय नहीं होता। दिल्ली के कमरुद्दीन नगर में पीवीसी वेस्ट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के औरैया में कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग, सीआईएसएफ जवान ने जान जोखिम में डालकर 8 लोगों को बचाया, 4 बच्चों को शरीर से बांधकर 5वें फ्लोर से अकेले रेस्क्यू किया। दिल्ली के सराय इलाके में अज्ञात हमलावर ने कार पर फायरिंग की, हमले में एक की मौत, एक जख्मी, जांच कर रही है पुलिस। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, सीसीटीवी के जरिए हुआ खुलासा। यूपी के गाजियाबाद में युवक की पिटाई, 6 लड़कों ने पुरानी रंजिश के चलते पीटा, घायल युवक का इलाज जारी, वीडियो आया सामने। मुरादाबाद में महिला ने बीच सड़क पर युवक को पीटा, छेड़छाड़ और गलत टिप्पणी को लेकर बरसाए चप्पल और थप्पड़, पुलिस ने मामला दर्ज किया। पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट को अपराधियों ने निशाना बनाया, मेट्रो प्रोजेक्ट के कैंप ऑफिस में लूट की घटना को दिया अंजाम। जम्मू कश्मीर के अरनिया में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, बॉर्डर के पास से एक पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार, सोपोर के बुमई चौक से पुलिस ने आतंकियों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार में महिला ने पति और उसके 2 दोस्तों पर लगाया रेप का आरोप, घटना का वीडियो बनाकर दी धमकी, मामले में अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से महिला परेशान। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, कई इलाकों में सड़कों तक पहुंच गया है पानी, घरों में भी घुसने लगा है पानी। प्रयागराज में गंगा का पानी लेवल बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति, एनडीआरएफ की टीम ने नाव से किया लोगों का रेस्क्यू। मिर्जापुर डीएम ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, गंगा नदी का पानी बढ़ने से कई इलाकों में आई बाढ़।
यूपी के हमीरपुर में यमुना और बेतवा का नदी खतरे निशान से ऊपर। शहर के निचले इलाकों में घुसा पानी। 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। आगरा में चंबल नदी उफान पर। बाढ़ का पानी अब लोगों के घरों में भी घुसा। गांव के खेत सड़क हुए जलमग्न। चमोली में गदेरो नदी को पार करते हुए युवक का फिसला पैर। नदी के तेज बहाव में बहने से हुई मौत। एसडीआरएफ की टीम ने छानबीन के बाद शव को बाहर निकाला। राजस्थान के 12 से ज्यादा जिलों में जल तांडव। कई मकान हुए जमींदोज। सैकड़ों गांव टापू में तब्दील। राजस्थान के टोंक में बीसलपुर बांध का भी जलस्तर बढ़ा। जिला प्रशासन ने बांध के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की। बंगलुरु में बारिश की वजह से धंसी सड़क। राजभवन की तरफ जाने वाले रास्ते पर हुआ गड्ढा। रास्ते में लगा लंबा जाम। अहमदाबाद में लगातार बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति। साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में भी बाढ़ का खतरा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बाढ़ के हालात को देखते हुए सरकार ने देश में लगाया आपातकाल। अब तक देखिए बाढ़ से देश में 937 लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान में बाढ़ की चपेट में आए कई शहर। पिछले 24 घंटे में 34 लोगों ने दम तोड़ा। चीन की नौसेना ने साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास किया। शानडोंग युद्धपोत भी अभ्यास में शामिल रहा। फिलीपींस में एक नाव में लगी आग। 73 यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। बाकी लापता लोगों का सर्च ऑपरेशन जारी। यूक्रेन से चल रहे युद्ध के बीच रूसी सेना ने किया सैन्य अभ्यास। कई रॉकेट लॉन्चर्स का वीडियो जारी किया गया। यूक्रेन के ज़पोरिज्जिया में परमाणु संयंत्र ट्रांसमिशन लाइन में आग लग गई। पूरे इलाके में फैला धुआं। यूक्रेन के खार्किव में फिर से रूस ने किया मिसाइल हमला। अटैक में एक महिला की मौत की खबर है। कॉलेज और क्लिनिक की इमारतें तबाह हो गई। इथियोपिया में टाइग्रे के किंडरगार्टन स्कूल पर हवाई हमला हुआ। हमले में स्कूल में काम करने वाले 7 लोगों की मौत। अमेरिका के एरिजोन में टक्सन इलाके में गोलीबारी की खबर है। पुलिस कांस्टेबल समेत 4 लोगों की मौत की जानकारी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में लोमड़ी ने महिला पर हमला कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद बाल बाल बची महिला। और चलिए अब देख लेंगे खबरों को विस्तार से। उत्तर प्रदेश में बाढ़ किस तरह से विकराल रूप लेता नजर आ रहा है, इसकी तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं। प्रयागराज में तो गंगा की लहरें गलियों में एंट्री कर चुकी हैं और लोगों को घरों से निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए आप। गंगा ने प्रयागराज की गलियों में भी बहना शुरू कर दिया है। यहाँ यमुना भी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। सड़कों और गलियों में पानी ही पानी दिख रहा है। स्कूल आने जाने वाले बच्चे हों या फिर आम लोग, सबकी परेशानी बढ़ गई है। देखिए कैसे बाइक से गुजरने वाले लोग भी पानी से बच नहीं पा रहे। अब इन तस्वीरों को देखिए। एनडीआरएफ की टीम लोगों के रेस्क्यू में जुट गई है। इलाके में आने जाने के लिए नावों का सहारा लिया जा रहा है। इन घरों को देखिए, पानी ने मकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। अब ऐसे में लोगों के पास घर छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। हालात से निपटने के लिए हर मोर्चे पर रेस्क्यू टीमों को तैनात किया गया है। तो देखा आपने कैसे गंगा नदी उफनाई हुई है और सड़कों पर सैलाब ही सैलाब है। ऐसे में प्रयागराज के एक मोहल्ले में करीब 8 फीट का मगरमच्छ निकल आया। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। कहावत तो सुनी होगी ना कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना, लेकिन यहाँ तो गली में मगरमच्छ ने तांडव मचा रखा है। घटना प्रयागराज की है। यहाँ रिहायशी इलाके में एक विशाल मगरमच्छ घुस आया। मगरमच्छ को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने घरों को बंद कर दिया। देखिए कैसे लोग एक विशालकाय मगरमच्छ को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। मगरमच्छ की ताकत के आगे लोग बेबस दिख रहे हैं। रस्सियों से बांधकर काबू में करने की कोशिश हो रही है। प्रयागराज में नदी नाले उफान पर हैं। गंगा यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में खतरनाक जीव जंतु रिहायशी इलाकों में घुसने लगे हैं। प्रयागराज के सलोरी इलाके में करीब 12 फीट का मगरमच्छ सड़क पर आ गया। मगरमच्छ को देखकर लोग डरकर छतों पर चढ़ गए। सभी ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मगरमच्छ को पकड़ने में उनके पसीने छूट गए। कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया, फिर वापस गंगा में छोड़ा गया। वाराणसी में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ गंगा के घाट पानी में डूब चुके हैं। कैसे बीत रही है घाट पर निर्भर काशी के लोगों की जिंदगी, एक रिपोर्ट में देखिए।
वाराणसी में गंगा का रौद्र अवतार लोगों को डराने लगा है। लगातार बढ़ते जलस्तर ने काशी की टेंशन बढ़ा दी है। घाटों का संपर्क टूट चुका है। दशाश्वमेध घाट की तस्वीर देखिए, यहाँ पानी का जोरदार प्रहार जारी है। शिव भक्तों और टूरिस्ट से गुलजार रहने वाला दशाश्वमेध घाट की रौनक सैलाब की वजह से गायब है। घाट पर वाटर कर्फ्यू के हालात हैं। हर गुजरते पल के साथ बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बनारस से लेकर बलिया तक मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और इस वक्त हम 80 घाट पर मौजूद हैं। इस घाट पर 24 घंटे श्रद्धालुओं का और जो सैलानी हैं उनका जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन अब ये पूरा घाट पानी के आगोश में जा चुका है। अब जहां पर सैलानी हुआ करते थे वहां पर नाव एक तरीके से तैर रही है। इसके साथ ही जो पूरे घाट की अगर हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें तो सामने यज्ञशाला है। सुबह बनारस का मंच है, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता था, लेकिन अब ये जो मंच है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। इसके अलावा जो छोटे बड़े जितने भी मंदिर हैं वो भी अब पानी में समाहित हो चुके हैं। लिहाजा जो लोगों की दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। गंगा के साथ वरुणा नदी भी कहर बरपा रही है। बनारस की बस्तियों में लबालब पानी भरा है। 80 घाट की गलियों में घुटने तक पानी है, जबकि सामने घाट के रिहायशी इलाके भी डूब चुके हैं। यानी अब पूरी काशी नगरी पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लगभग 3 दिनों की खामोशी के बाद मां गंगा का एक बार फिर से रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा ने घाटों को छोड़ अब गलियों का रुख कर लिया है और इस वक्त हम 80 घाट के ठीक बगल में मौजूद हैं इस गली में, और आप इस गली का नजारा देख सकते हैं कि ये पूरी गली पानी से बिल्कुल लबालब भरी हुई है। मतलब चारों तरफ आप देख सकते हैं कि पानी का पहरा लगा हुआ है और इन गलियों की जो तस्वीर है वो भी अब धीरे धीरे बदलती हुई दिख रही है। आसपास के जितने इलाके हैं, जितनी दुकानें हैं वो खाली हो चुकी हैं और अब इन गलियों में बाकायदे नावें चल रही हैं। जिंदगी लगभग ठहर सी चुकी है, क्योंकि ये घाट बनारस का सबसे अधिक सुर्खियों में रहने वाला घाट है। हर वक्त यहाँ पर सैलानियों का रेला लगा रहता है। 24 घंटे यहाँ पर माँ गंगा के जो श्रद्धालु हैं और जो यहाँ घूमने आने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन अब उन्हें मायूसी हो रही है क्योंकि जो गंगा का जल स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगभग 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। मकानों में, दुकानों और फैक्ट्रियों में पानी ने एंट्री ले ली है। हालात यूं हैं कि अब आवाजाही के लिए लोग नाव का सहारा लेने लगे हैं। इस वक्त हम वाराणसी के नक्की घाट इलाके में मौजूद हैं और ये वरुणा का तटवर्ती इलाका है, लेकिन अब ये इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। जहां तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ आपको बाढ़ का मंजर दिखाई पड़ेगा। जिन इलाकों में कभी गाड़ियां दौड़ा करती थी अब उन इलाकों में बाकायदे नाव चल रही है और ये सिर्फ सिलसिला लगभग 24 घंटे से चल रहा है और माना यह जा रहा है कि अगले 1 से 2 हफ्ते तक कुछ इसी तरह का नज़ारा हो सकता है, क्योंकि जिस रफ्तार से गंगा और वरुणा नदी का जो जलस्तर बढ़ा है उससे यहाँ के लोगों की जो मुश्किलें हैं और बढ़ सकती हैं। फिलहाल अगर इन इलाकों की बात करें तो इन इलाकों के आसपास के जो तटवर्ती इलाकों के रहने वाले लोग हैं उनके जो घर हैं वो पूरी तरीके से ग्राउंड फ्लोर डूब चुका है। लिहाजा लोगों ने अब जो फर्स्ट फ्लोर के जो छत है वहां पर अपना आशियाना बना लिया है, या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो घरों को छोड़कर अब बाढ़ राहत केंद्रों में एक तरीके से रहने के लिए मजबूर हैं। धीरे धीरे स्थिति भयावह होती जा रही है। लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ रही है। हर जगह पानी ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। मानो गंगा का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है। देखिए ये एक यहाँ पर करघा है, बुनकर का काम करते हैं, लेकिन अब ये करघा पूरी तरीके से पानी के आगोश में आ चुका है। मतलब कि न सिर्फ पूरी जिंदगी है वो एक तरीके से ठहर चुकी है। कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित है, ठप पड़ा हुआ है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये करघा है और पावर लूम है और इसी के जरिए जो यहाँ के लोग हैं वो बिनकारी का काम करते हैं, लेकिन अब जो ये पूरा कमरा आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी भर चुका है। सिर्फ इसी कमरे की बात नहीं है बल्कि इस पूरे मोहल्ले के लगभग सभी घरों की हालत कुछ इसी तरीके से बनी हुई है। क्या नाम है आपका? इम्तियाज अहमद। इम्तियाज भाई ये बताइए कि कितनी दिक्कत हो रही है, कितने दिनों से ये आपका ये जो करघा है बंद पड़ा है? तो देख रहे हैं पानी के पूरे कम से कम 15 दिन हो गया है और ऐसे ही बस बंद पड़ा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं और नुकसान अलग खर्चे बर्बाद हो गया। पूरा काम देख लीजिए, पूरा एकदम खत्म हो गया है। सबके मन में सवाल एक ही है कि आखिर कब इस मॉनसूनी मुसीबत का अंत होगा। तो देखिए बाढ़ जैसे हालात लगातार बने हुए हैं और इसके चलते दाह संस्कार भी वहां पर नहीं किया जा पा रहा है। बिल्कुल, जिन घाटों पर देखिए अंतिम संस्कार होता था वो पानी में डूबे हुए हैं। रिपोर्ट आपके सामने।
वाराणसी में गंगा के गुस्से को देखिए, कैसे भगवान को भी डुबो देने पर आमादा है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा के घाट डूब चुके हैं, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार करने में भी परेशानी हो रही है। मोक्ष का द्वार कहे जाने वाला मणिकर्णिका घाट का नामो निशान तक नहीं है। वाराणसी की गलियां पानी में डूब चुकी हैं। ऐसे में शवों को नाव के जरिए घाटों तक पहुंचाया जा रहा है। गंगा किनारे सभी मंदिर, घाट और शमशान घाट कई दिनों से डूबे हुए हैं। वाराणसी की गलियों में शवों की लाइन लगी है। यही नहीं, घाट पर बने मकानों की छतों पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बाढ़ की वजह से स्थानीय दुकानदारों को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। वाराणसी में पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। काशी में गंगा का जलस्तर 71.29 मीटर तक पहुंच गया है। गलियों में गंगा का पानी आ चुका है, लिहाजा अब नाव के जरिए शवों को अंतिम संस्कार के लिए मणिकर्णिका घाट पर पहुंचाया जा रहा है। न सिर्फ शवों को, बल्कि जो यहाँ इसके जलने के लिए जो लकड़ियाँ होती हैं वो भी इन्हीं नावों के जरिए एक एक कर अब मणिकर्णिका घाट तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तर भारत में बारिश इस कदर आफत बनकर बरस रही है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आगरा में तो पूरा का पूरा गांव बाढ़ में डूब गया है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं वहां की स्थिति। आगरा में भी मानसूनी आफत ने तबाही मचा रखी है। पूरा गांव जलमग्न हो गया है। हर तरफ जल प्रहार की वजह से आफतकाल आ चुका है। नदी का पानी तटीय इलाकों में पहुंच चुका है। घरों में हर तरफ पानी ही दिखाई दे रहा है। लोगों को अब राशन की किल्लत भी होने लगी है। छोटे बच्चों को खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानवर भी बाढ़ के आगे लाचार हैं। इसी बीच आगरा में स्थिति बिगड़ता देख मंत्री आशीष पटेल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को पूरी मदद का भरोसा दिया। गांव वाले भी वाटर लेवल के घटने का इंतजार कर रहे हैं। और अब पटना का हाल हम आपको दिखाते हैं। पटना में देखिए, बाढ़ किसी के लिए तो आपदा बनी हुई है, लेकिन इसी आपदा को लुटेरों ने अवसर में तब्दील कर दिया है। कैसे लुटेरे नाव में सवार होकर आए, मेट्रो के कैंप ऑफिस को उन्होंने निशाना बनाया, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। बिहार में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी तस्वीर राजधानी पटना से सामने आई है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट अपराधियों के निशाने पर आ गया है। बीती रात 3 दर्जन अपराधियों ने गंगा पथ स्थित पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के कैंप ऑफिस को निशाना बनाया। बदमाशों ने पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के कैंप ऑफिस में जमकर लूटपाट की। अपराधियों ने हाईटेक तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश नाव पर सवार होकर गंगा दियारा इलाके से आए थे और मेट्रो प्रोजेक्ट ऑफिस का सारा सामान लूटकर फरार हो गए। लाखों के कंप्यूटर, लैपटॉप और एसी समेत महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान लूट लिए गए। इस घटना के बाद शासन से प्रशासन तक कोहराम मच गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। आसपास की सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। बिहार से बेहद शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां एक मरीज की मौत हो जाने के बावजूद उसे एम्बुलेंस नसीब नहीं हो पाई। मजबूरन परिजनों को शव को रिक्शे में लाद कर ले जाना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। अस्पताल में एम्बुलेंस खड़ी है, लेकिन परिजन शव को रिक्शे पर लाद कर ले जा रहे हैं। ये बिहार में विकास की तस्वीर है। ये बिहार के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर है, जिसे लापरवाही और भ्रष्टाचार दीमक की तरह चाटती जा रही है। मामला बेगूसराय का है, जहां एक महिला को सांप ने काट लिया था। इलाज के लिए महिला को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों को शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। आखिरकार परिजन शव को रिक्शे से ले जाने को मजबूर हो गए। परिजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद शव को घर ले जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन अस्पताल वालों ने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया, जिसके बाद परिजन शव को रिक्शे से ले जाने को मजबूर हुए। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। मोबाइल फोन हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल करते वक्त ज्यादातर लोग सावधान नहीं रहते। ऐसा ही हुआ जब मध्य प्रदेश में एक मोबाइल फोन की बैटरी में ब्लास्ट हो गया। रिपोर्ट आप देखिए। 5 लोग दुकान में मौजूद हैं।
3 दुकानदार और 2 ग्राहक हैं। एक शख्स मोबाइल ठीक करा रहा था। चंद सेकंड बाद क्या हुआ वो तस्वीर आपके सामने है। अचानक धमाके के साथ आग लग जाती है। दरअसल जबलपुर में एक दुकान पर मोबाइल की बैटरी फट गई। धमाके के साथ आग लगी तो लोग घबरा गए और भागने लगे। ये हादसा मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में हुआ। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दुकानदार का कहना है कि एक युवक मोबाइल ठीक कराने आया था। कर्मचारी ने मोबाइल खोला तो उसकी बैटरी फूलकर खराब हो चुकी थी। बैटरी निकालते समय अचानक धमाका हुआ और उसमें से आग निकलने लगी। मोबाइल ब्लास्ट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। गुजरात के वडोदरा से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां चलती ट्रेन के आगे कूदकर एक शख्स ने जान दे दी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है। ट्रेन पकड़ने के लिए दर्जनों पैसेंजर प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। किसी को कुछ नहीं पता था कि अगले चंद सेकंड में क्या होने वाला है, लेकिन आपको जो आगे तस्वीर दिखाने जा रहे हैं काफी डरावनी और खौफनाक है। देखिए कैसे एक बुजुर्ग शख्स आहिस्ता आहिस्ता पटरी की तरफ जा रहा है। चंद कदम का फासला रहने पर देखिए कैसे एक बुजुर्ग शख्स आहिस्ता आहिस्ता पटरी की तरफ जा रहा है। कमजोर दिल वालों के लिए तस्वीर घातक साबित हो सकती है, लिहाजा हम इस पूरे वीडियो को नहीं दिखा सकते। घटना गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन की है, जो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। शख्स ने ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाने का मौका भी नहीं दिया। जहां एक अनजान बुजुर्ग ने शताब्दी ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रेलवे पुलिस ने शव को जब कब्जे में लेकर तलाशी की, जेब से 80 रुपए और एक प्लेटफॉर्म टिकट मिला। फिलहाल पुलिस खुदकुशी करने वाले शख्स के परिवार को पता करने की कोशिश में जुटी है। यूक्रेन और रूस की जंग को भले ही 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुतिन अब इस युद्ध को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। ताबड़तोड़ मिसाइलों की बारिश, 1 सेकंड में कई मिसाइल फायर। ये महाजंग की तस्वीर है। ये तबाही और बर्बादी की तस्वीर है। दनादन फायर होते मिसाइल को देखिए कैसे टारगेट को हिट कर रही है। इस वीडियो को जारी किया है रूसी रक्षा मंत्रालय ने। रूस से यूक्रेन पर बड़ा अटैक किया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूसी मुख्यालय पर हमला कर रूस के 200 पैराट्रूप्स को मार गिराया था, जिसके बाद पुतिन की सेना बौखला गई। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह साफ नहीं किया है कि उन्होंने यूक्रेन के किस इलाके में मिसाइल अटैक किया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी डोनबास क्षेत्र में युद्ध कर दिया है। आमने सामने की जंग में रूसी सेना के पांव उखड़ते जा रहे हैं। ऐसे में रूस ने मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। और इस बीच बड़ी खबर झारखंड से है। झारखंड में देखिए बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने की आशंका दिख रही है। खतरे को देखते हुए महागठबंधन के विधायकों को झारखंड से बाहर शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। झारखंड के लतरातू डैम पहुंचे यूपीए विधायक। तो झारखंड के पतरातू डैम पहुंचे यूपीए के विधायकों के साथ सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये खूंटी के पतरातू डैम पहुंचे हैं महागठबंधन के विधायक। झारखंड में सियासी संकट के बीच रायपुर में हलचल तेज हो गई है। ये तस्वीर रायपुर के रिजॉर्ट की है, जहां अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई। ऑपरेशन लोटस से बचने के लिए हेमंत सोरेन ने कवायद शुरू कर दी है। महागठबंधन के सभी विधायकों को रायपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक विधायकों को लग्जरी बस से रायपुर भेजा जा रहा है। महागठबंधन के विधायक हेमंत सोरेन के आवास पर बैग लेकर पहुंचे, फिर बस में सवार होकर रायपुर के लिए रवाना हो गए। कड़ी सुरक्षा के बीच महागठबंधन के विधायक को 3 वॉल्वो बस के जरिए रायपुर भेजा जा रहा है। हालांकि महागठबंधन के नेताओं ने खुलासा नहीं किया कि विधायकों को रायपुर शिफ्ट क्यों किया जा रहा है। महागठबंधन को डर है कि कहीं महाराष्ट्र जैसे खेल झारखंड में ना हो जाए, लिहाजा विधायकों को झारखंड से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं रांची में सीएम हाउस की सुरक्षा के लिए भारी फोर्स तैनात की गई है।
और झारखंड सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ऐसे में अगर सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता जाती है तो होगा क्या, इस रिपोर्ट से समझिए। झारखंड की मौजूदा सरकार को बनाए रखने के लिए हेमंत सोरेन लगातार एक्टिव हैं। इसे लेकर आज सीएम आवास पर विधायकों के साथ उनकी बैठक हुई। झारखंड में सियासी सरगर्मी के बीच शुक्रवार को यानी कल सुबह और शाम में भी 2 राउंड में यूपीए विधायकों की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में शामिल होने वाले विधायकों की गिनती भी की गई थी। बैठक में कुछ सदस्य गैरहाजिर रहे, जिनके अनुपस्थित रहने की सूचना पहले ही दे दी गई थी। जिस तरह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त किए जाने की बात सामने आ रही है, इसे लेकर हर विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सिर्फ सदस्यता रद्द होती है और दोबारा चुनाव लड़कर आने पर रोक नहीं लगाई जाती तो वो त्यागपत्र देकर फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। बताया गया है कि नई सरकार गठन के मुद्दे पर ही शुक्रवार को हुई बैठक में आने वाले सभी विधायकों से समर्थन पत्र पर भी हस्ताक्षर कराया जा चुका है। खनन पट्टे के मामले में चुनाव आयोग ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल को भेज दी है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत को विधायक पद के लिए अयोग्य ठहराया गया है, यानी उनकी विधायकी रद्द करने की सिफारिश की गई है। इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये आदिवासी का बेटा है, इनकी चाल से हमारा रास्ता न कभी रुका है, न हम लोग कभी इन लोगों से डरे हैं। और अब बात अगली खबर की। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन की चुनाव लड़ने पर रोक की मांग हम करेंगे। नवभारत से बातचीत में रघुवर दास ने यह भी साफ किया कि बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो अभी राज्यपाल द्वारा हालांकि फैसला सुनाया नहीं गया है, लेकिन बड़ी खबर ये कि रघुवर दास ने फिर हमला बोला हेमंत सोरेन पर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हमारे साथ हैं। रघुवर जी, जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है अपने एजेंट के माध्यम से हमारी सरकार को डिस्टेबलाइज करने का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन मैं एक आदिवासी का बेटा हूं और हमारे डीएनए में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, वो बहुत पहले निकल चुका है। अब डराए ना हमें। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, इसमें केंद्र सरकार की बात कहां से आई? आज जो आप सरकार जो आज अपनी काली करतूतों के कारण ही मुसीबत में पड़ी है और उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। वो उन्होंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी। मुख्यमंत्री जी देश का हमें लगता पहला राज्य का मुख्यमंत्री हो जाए जो अपने नाम पर लीज पट्टा लेता। ऐसा लोकतंत्र में किसी मुख्यमंत्री ने देश के किसी राज्य में हमने अभी तक कोई इस तरह की घटना नहीं सुनी। इतना ही नहीं, अपने पत्नी के नाम पर, अपने प्रेस सलाहकार के नाम पर, अपने विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर और जब से इन्होंने सत्ता में आया तो जिस जल जंगल जमीन अबुआ राज के नाम पर इन्होंने लोगों को गुमराह करके सत्ता प्राप्त की और सत्ता में बैठने के साथ ही यहाँ की जल जंगल जमीन, यहाँ की खनिज संपदा का जिस तरह लूट हो रही है वो सारा आज देश दुनिया देख रहे हैं। किस तरह उनका आज विधायक प्रतिनिधि जेल के हवा खा रहे हैं। झारखंड विधानसभा में सत्ता का समीकरण 41 विधायकों का है। हेमंत सोरेन सरकार को बहुमत में बने रहने का भरोसा है, लेकिन क्या होगा अगर सीएम सोरेन की विधायकी चली जाएगी? दिखाते हैं आपको। झारखंड विधानसभा के अंकगणित को देखें तो फिलहाल जो बात साफ सामने आती है वो ये है कि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ ही बसंत सोरेन को अगर चुनाव आयोग अयोग्य ठहरा देता है तो सरकार के पास झारखंड मुक्ति मोर्चा के 28, कांग्रेस के 17, आरजेडी का 1 और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन होगा, जो कुल मिलाकर 48 के आंकड़े तक पहुंचता है, जबकि सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 41 है। ऐसे में अगर हेमंत सोरेन की कुर्सी जाती भी है तो सिर्फ सरकार का चेहरा ही बदलेगा। अगर टूट फूट नहीं हुई तो सरकार यूं ही चलती रहेगी। टूट फूट से बचाने के लिए सत्ता पक्ष बेहद सतर्क भी है। इधर विपक्ष के पास बीजेपी के 25 विधायक, आजसू के 2 और 2 अन्य विधायकों का समर्थन है, जो 29 के आंकड़े तक पहुंचता है। यानी विपक्ष के पास 41 का आंकड़ा पार करने के लिए रास्ता लंबा होगा। जानकार भी इसे सरकार की सेहत के लिए मुफीद बताते हैं। यही कारण है कि हेमंत सोरेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के केस में फंसे होने के बाद भी सरकार बचा ले जाने को लेकर बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं। सरकार ने अपने विधायकों को बसों में बैठाकर किसी महफूज जगह पर शिफ्ट भी करा दिया है, ताकि टूट-फूट की किसी भी संभावना को खारिज किया जा सके। सालों से
से फारूक अब्दुल्ला भाग रहे हैं। जी हां, हमारे एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने जब सवाल पूछा फारूक अब्दुल्ला से तो सवालों से भागते नजर आए। दरअसल कश्मीरी हिंदुओं के नाम पर गुस्सा फारूक अब्दुल्ला को क्यों आता है, ये अहम सवाल, और यही सवाल जब उनसे पूछा गया तो वो नाराज हो गए। बिल्कुल, फारूक अब्दुल्ला जो है वो इंटरव्यू छोड़कर भाग गए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नाविका कुमार जब उनसे सवाल कर रहे थे तो उस दौरान वो इंटरव्यू छोड़कर भाग गए। कभी राष्ट्रध्वज को लेकर बयान उनके सामने आ जाते हैं। अब कश्मीरी पंडितों की बात जब हो गई है तो उनको किस बात की नाराजगी होती है, सवाल सबसे बड़ा यहां पर लगातार यही उठता है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, नाविका कुमार का इंटरव्यू छोड़कर ही बीच में भाग गए जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला। ये आप उसी इंटरव्यू का हिस्सा देख रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग फारूक अब्दुल्ला के साथ नाविका कुमार का चल रहा था और जब कश्मीरी हिंदुओं से जुड़ा सवाल फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया, वो किस तरह देखिए गुस्साए हुए हैं, गुस्साते हुए जवाब दे रहे हैं। और जब दोबारा से सवाल नाविका कुमार ने पूछा तो वहां से उठे और इंटरव्यू छोड़कर भाग गए। इंटरव्यू छोड़कर बीच में भागे फारूक अब्दुल्ला। दरअसल कश्मीरी हिंदुओं से जुड़ा सवाल नाविका कुमार ने फारूक अब्दुल्ला से पूछा था। आजाद कश्मीर को लेकर पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके फारूक अब्दुल्ला का जब नाविका कुमार के सवालों से सामना हुआ तो किस तरह से वो तिलमिला गए, इन तस्वीरों में देखिए। और सवाल सुनने के बाद कश्मीर पर जवाब देने के बजाय पैनल छोड़कर वहां से उठकर वो चले गए, इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर। सवाल यही उठता है कि रहना इन्हें कश्मीर में है, नेतागिरी करनी उन्हें कश्मीर में है, लेकिन कश्मीर से जुड़े सवालों का जवाब नहीं देना है। और आपको कुछ देर में वो क्लिप भी दिखाएंगे, वो ऑडियो भी सुनाएंगे कि आखिर नाविका कुमार का वो कौन सा सवाल था जिसे सुनते ही तिलमिला गए फारूक अब्दुल्ला और कान से ईयरपीस निकालकर, माइक निकालकर फेंकते हुए इंटरव्यू बीच में छोड़कर चलते बने। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कश्मीरी हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, उसे लेकर सवाल पूछा जाता है तो इन नेताओं को बुरा लग जाता है। कश्मीर से जुड़े हकीकत पर जब इनसे सवाल दागे जाते हैं तो उसका जवाब वो नहीं देते हैं। बिल्कुल, जब धारा 370 हटाई जाती है, 35 से हटाया जाता है तो तिल मिलाते हुए ये मुफ्तीज और अब्दुल्लास बाहर निकलते हैं और फिर खिलाफत करने लगते हैं उन तमाम बड़े फैसलों की जो केंद्र सरकार घाटी के लिए, घाटी वासियों के लिए ले रही है। और जिस तरह हम देख रहे हैं घाटी में लगातार विकास होता हुआ दिख रहा है, विकास को लेकर घाटी अग्रसर है, वो भी शायद फारूक अब्दुल्ला को रास नहीं आ रहा। और इस तरह के बयान जो देश तोड़ने वाले बयान होते हैं वो लगातार इनकी तरफ से सामने आते हैं। Joining me tonight on Frankly Speaking is a very special guest, the long-serving Chief Minister, former Chief Minister of Jammu and Kashmir and great national leader who's seen several winters and summers in Indian politics, Dr. Farooq Abdullah. Dr. Farooq Abdullah, thank you very much for joining me on Frankly Speaking tonight. And how do I begin to say? कश्मीर की वादियां आज आपसे क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? मौसम बहुत खुशगवार है, सियासी उथल पुथल है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब अब इलेक्शन का बिगुल बजेगा। इलेक्शन के बिगुल बजने तक कुछ ऐसे मुद्दे सामने आएंगे जो मुद्दे बहुत सालों से, दशकों से लोगों के दिल में नासूर की तरह चुभ रहे हैं। और कल ही जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि रीस्टार्ट होगा ट्रायल इनटू द नदी मर्ग मैसेकर ऑफ 2003, जिसमें 24 कश्मीरी हिंदूज को अपने घरों से घसीटा गया था और टेररिस्ट द्वारा मार दिया गया था। ये लश्कर तैयबा के टेररिस्ट हैं। मैं पूछना चाहती हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या ये जो हाई कोर्ट का फैसला है आप इससे खुश हैं? ये खुशी का सवाल नहीं है, इंसाफ का सवाल है। बेगुनाह मारे गए, बेगुनाह हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। मेरी जमात के भी कई आला मिनिस्टर, पार्टी के एमएलएज, हमारे छोटे छोटे वर्कर मारे गए। उन सबको इंसाफ चाहिए, उनके बच्चों को, उनके घर वालों को इंसाफ चाहिए। मैं तो ये खुश होता कि हाई कोर्ट सिर्फ इनका नाम नहीं लेता बल्कि सब जो मारे गए हैं आतंकवाद से उनके लिए भी सोचते
और उनके लिए भी इस ट्रायल को बढ़ाते। तो आपका कहना है कि कश्मीरी हिंदूज की बात हुई, ये आपको नागवार है, सबकी बात होनी चाहिए थी? नहीं, नागवार नहीं है, आप गलत इस्तेमाल करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा नागवार है, मैं तो खुश हूं कि यह है, मगर दूसरों को भी तो इंक्लूड कीजिए जो मारे गए हैं। आप क्यों एक ही तबके को लेके चल रहे हैं? क्या दूसरे वो कश्मीरी नहीं हैं? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं हैं? वो हिंदुस्तानी हैं, पर कश्मीर में हैं। जो कश्मीरी हिंदू हैं उन्हें कश्मीर से निकाल दिया गया और 32 साल से वो इंतज़ार कर रहे हैं इंसाफ का, जो उन्हें आज तक कभी मिला ही नहीं। इसीलिए कश्मीरी हिंदूज़ की अगर बात होती है तो ये नहीं होता कि हम बाकियों की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि इनकी आहें, इनके रोने की सिसकियां किसी के कानों तक क्यों नहीं पहुंचती हैं? मैं नहीं जानता, ये आप दिल्ली की हुकूमत से पूछिए। आपका कुछ लेना देना नहीं है। मैं पूछना इसलिए चाहती हूं क्योंकि जब भी कश्मीर की कोर्ट ने आप इसका फैसला किया है, आप क्यों बार बार इसको रिपीट कर रही हैं? कोर्ट ने फैसला कर दिया कि वो सुनना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट अब उनका फैसला सुनिए, ट्रायल चलने दीजिए। कोर्ट का तो फैसला कई चीजों पर हम तो होना पहले से चाहिए। कहते हैं कि इन बेचारों को वापस लाइए, घर लाइए इनको। कौन कहता नहीं लाइए? हम पर तो हर वक्त यही कहते हैं। पर ये निकले तो आपके समय थे फारूक अब्दुल्ला साहब, आप रोक लेते। हुजूर, कौन निकालने वाला था? कभी ये सोचते हैं आप? क्या मैंने बंदूक उठाई? क्या हमने बंदूक उठाई? कौन थे जिनने ये किया? उन पे उंगली क्यों नहीं उठाते आप? तो जो पार से आए, जो बाहर एथनिक क्लींजिंग चाहते थे। पर जो बाहर से आए, जो एथनिक क्लेंसिंग चाहते थे, उनसे तो आप कहते हैं हमेशा के बातचीत करते रहिए। आप ये तो कभी नहीं कहते कि इन्होंने मारा है कश्मीरियों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को। आपको मुसीबत ये है that your mind is one set mind. It is not only I saying that वो बात करें। अभी आपने वो इंटरव्यू सुना वायर पे, जो एक्स हमारे सबरवाल जो वहां पे हाई कमिश्नर थे, उनने इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू पढ़िए और उसके बाद देखिए वो क्या कहते हैं। मैं बात करना चाहती हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब, आप कहते हैं कि जो ये एग्जोडस, फारूक अब्दुल्ला से ऐसी बात मत करिए मेहरबानी करके। मैं इंटरव्यू बंद कर दूंगा अगर आप ऐसी बात करती रहेंगी। क्यों? 1989 की जो किलिंग, आप जख्मों को उखाड़ रही हैं, आप जख्मों को उखाड़ रही हैं। जिनके जख्म रिस रहे हैं 32 सालों से, उनके जख्मों का क्या? हम फारूक सबके अब्दुल्ला जख्म, साहब, हर कश्मीरी का जख्म। वो हिंदू हमारे भाई थे, कोई हमारे दुश्मन नहीं थे। हम उनके साथ पले हैं, पोसे हैं, जिए हैं, बैठे हैं, मरे और जिए हैं उनके साथ। मरे और जिए हैं अगर, तो मुझे ये बताइए, इतिहास आपसे पूछता है कि जब 3 हिंदू, टीकालाल टपलू, जस्टिस नीलाकांत गंजू, जब जर्नलिस्ट प्रेमनाथ भट्ट को शूट कर दिया था, और ये सितंबर 1989, अक्टूबर 1989, दिसंबर 1989 जब आप मुख्यमंत्री थे, तो आपने क्या? My interview is for asking about Kashmir. I'm not ready to give her interview. She is totally तो आप, one-sided BJP person. मैं बीजेपी की हूं, और कश्मीरी हिंदू किसके हैं? आपके नहीं है, आपके नहीं है फारूक अब्दुल्ला साहब। फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर पे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, कश्मीरी हिंदुओं के सवालों के जवाब देना ही नहीं चाहते। मैं क्या कर सकती हूँ? बड़ी कोशिश की कि कुछ जवाब मिल जाएं, some answers at least, but no, 3 questions, not even 3, maybe 1.5 question on Kashmiri Hindus and what happened to them. क्या हुआ था उनके साथ 1990 और 1989 में, और फारूक अब्दुल्ला साहब उठकर चले गए। बस यही है
फ्रैंकली स्पीकिंग कश्मीर के मुद्दे पर, कश्मीरी हिंदुओं के मुद्दे पर, फ्रैंकली स्पीकिंग विद फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर पर, कहते हैं कश्मीरी हिंदू हमारे हैं, सब हमारे हैं, लेकिन उनके रोते हुए सिसकते हुए आंसुओं को एक बार भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है फारूक अब्दुल्ला साहब। गुस्सा आता है उन्हें, उनका क्या जो 32 सालों से इंसाफ ढूंढ रहे हैं, उनके आंसुओं का, उनके गुस्से का अंदाज़ा है किसी को? मैं छोड़ती हूँ ये आज पब्लिक और व्यूअर्स के ऊपर कि वो तय करें क्यों फारूक अब्दुल्ला साहब उठकर चले गए। तो देखिए आपने वो बौखलाहट जो फारूक अब्दुल्ला के चेहरे पर, उनकी जबान पर नजर आ रही थी, इतनी ज्यादा बौखलाहट कि वो पूरा का पूरा इंटरव्यू छोड़कर चले जाते हैं। कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम पहले बात करेंगे। हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। सुशील जी, आपका पहले मैं रुख करना चाहूंगी। फारूक अब्दुल्ला को रास नहीं आया कि कश्मीरी पंडितों के बारे में सवाल कर लिए जाते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि वो हिमायती हैं, उन्हें फर्क पड़ता है, उनको दुख होता है, लेकिन वो जवाब नहीं देंगे। इसका एकमात्र कारण समझने के लिए उनके इतिहास, उनकी पृष्ठभूमि में जाना बहुत आवश्यक है। ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापकों में से हैं। 1971 में जब ये संगठन बना था लंदन में, तब के चित्र हैं इनके अमानुल्लाह खां के साथ। ये और इनके पिता तब पाकिस्तान के इशारों पर, शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों पाकिस्तान के इशारों पर तब से कश्मीर भारत से तोड़ने के लिए जुटे हुए थे। उस समय शेख अब्दुल्ला एक संगठन चला रहे थे जिसको रायशुमारी महार या प्लेबिसिट फ्रंट अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में उसको आप जनमत संग्रह। सुशील जी का शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन जिस तरह से वो इतिहास बता रहे हैं फारूक अब्दुल्ला का कि कोई आज की बात नहीं है, ऐसे ऐसे संगठनों का हिस्सा रह चुके हैं जो सेपरेटिस्ट थे, जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बातें करते आए हैं। सोहेल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। सोहेल, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जब जब कश्मीरी पंडित पर अगर सवाल पूछें तो फारूक अब्दुल्ला बौखला क्यों जाते हैं, इतना गुस्सा क्यों आता है उनको? देखिए, आज से 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों को जो झेलना पड़ा, फिर 32 साल खामोश रहे, किसी ने भी कश्मीरी पंडितों का साथ नहीं दिया। किन परिस्थितियों में कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकलना पड़ा, कितने मर्डर्स हुए, कितने लोगों को लूटा किया, इस पे सवाल और जवाब करने का जो सिलसिला था वो बंद हुआ था, लेकिन अब सवाल और जवाब करने का जो सिलसिला है शुरू हो चुका है। टाइम इज नाउ, नवभारत ने पहला रोल इसमें आज अदा किया। और इसलिए वहाँ के लोग भी साइल सोहेल समझ चुके हैं। जब उनसे बात हम करते हैं तो वो वहाँ के लोग ही खुद कहते हैं कि हमें परेशान करने में, हमारी हालत करने में सबसे ज्यादा इन परिवारों का ही हाथ है जिन्होंने हमेशा हमारे नाम पर राजनीति की है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल सोहेल आपका, और एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।